बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और बड़ी ख़ुशी है कि आप लोग अपने इस मुश्किल मौसम में, इतनी गर्मी में आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे इस महफ़िल में आए हैं और सीखने और सिखाने के इस अमल को जारी और सारी रख रहे हैं। ये काफ़ी लेक्चर डॉक्टर शफीक चिश्ती ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया। एनाटमी, फ़िज़ियोलॉजी काफ़ी उन्होंने इख्तिसार में तफसील से बयान कर दी। उसके बाद डॉक्टर आसिया ने खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छा उन्होंने जो पैथोलॉजिकल टेस्ट बताए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर होते हुए, एक कमाल फ़न है उनके पास। सवाल ये पैदा होता है कि जो तकरीर डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब ने एनाटॉमिकल या फ़िज़ियोलॉजिकल उन्होंने चीज़ें बताई हैं, उसके बाद डॉक्टर आसिया ने जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस या मेडिकल टेस्ट बताए हैं, एक होम्योपैथ होने के नाते या एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते उसको कौन पढ़ेगा, उसको कौन समझेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, उसको डायग्नोसिस कौन करेगा और उसके मुताबिक़त से सिमिलिमम सिंगल मेडिसन की तशख़ीस कौन करेगा। ये बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं जो कि एक होम्योपैथ के लिए नाकामी का बायस और सबब बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम आज तक दूसरे तरीक़े इलाज से बहुत पीछे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ा जाए, कामयाबी हासिल की जाए, लेकिन इसमें आप लोगों की जो शिरकत है, कुर्बानियाँ हैं, डिवोशंस हैं, सेक्रीफाइजेशंस हैं, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी शफीक साहब ने कहा कि जिस तरह से ये एजुकेशन प्रोग्राम्स को लेकर चल रहे हैं, ये काबिल सताइश है कि कराची के अंदर इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जेन्युइन कहीं नहीं होते। और जिस तरह से ये प्रोग्राम्स को लेकर चल रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों या चंद सालों के अंदर ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि आप लोग भी मेरी जगह पर आएँ और यहाँ आके स्पीच दें, मोटिवेशनल स्पीकर्स बने। अच्छा, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो बहुत ज़रूरी है बगैर टाइम लिए हुए, कि इनफर्टिलिटी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये सवाल करूँ कि जी इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, तो अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल किया जाए या अगर इसको गूगल पे आप इस क्वेश्चंस को डालें या ट्रेस करें, तो गूगल इसका कोई भी आंसर नहीं देगा। वो कहेगा इट इज़ सिम्टमलेस या एसिम्प्टोमेटिक इनफर्टिलिटी, वो जवाब नहीं देगा इसका। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिम्टम्स पूछते हैं। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, एलोपैथिक किताबों की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं भी जेन्युइन इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी किताब के अंदर। और अगर कोई यहाँ पे ये समझते हैं या समझती है कि जी नहीं सर मैं गलत कह रहे हैं, तो मैं यहीं बैठा हूँ, आप गूगल पे भी सर्च करें और मुझे अभी दिखा दीजिए किताब का नाम, कि कौन सी किताब ऐसी है रिकॉग्नाइज्ड दुनिया की, गायनी की, पैथोलॉजी की, एंडोक्राइनोलॉजी की, सेक्सोलॉजी की, जिसके अंदर इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स ही नहीं है तो होम्योपैथ तो बेकार हो गया, क्योंकि होम्योपैथी का फ़लसफ़ा तो ये है कि ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज़, कि जी हमने तो मजमूई अलामतों की बुनियाद पर मरीज़ का इलाज करना है, मर्ज़ का इलाज नहीं करना है, तो फिर तो होम्योपैथ बेकार हो गया।
तो होम्योपैथ फिर इंतज़ार करे इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स को पैदा होने के लिए। तो अगर इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स जब तक पैदा नहीं होंगे, होम्योपैथ बेकार है, क्योंकि वो ट्रीट नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर पहले साल से, पहले दिन से ये डाल दिया गया कि ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज। ना हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना उसकी तरफ जाते हैं, ना टेस्ट करवाने की तरफ तकलीफ़ है हमें। कोई अगर पेशेंट रिपोर्ट लेके भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई आप रिपोर्ट क्यों लेकर आ गए, इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है, इसको वापस ले जाइए। आप अलामतें बताइए, अलामत क्या है। देखिए, अगर कोई, जो मैंने अभी आपसे बात की कि इनफर्टिलिटी की सिम्टम्स नहीं है, बहुत मज़े की बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत दिलचस्प बात कर रहा हूँ। ये उन केसेस की बात कर रहा हूँ कि जिसकी तमाम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद मेडिकल साइंस यानी पैथोलॉजी ये कहती है कि बोथ आर हाईली एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू मेडिकल टेस्ट। यानी चाहे वो शादीशुदा मियाँ बीवी हों या गैर शादीशुदा मर्द औरत हों, अगर उनके तमाम टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे ना। लेकिन सिम्टम्स तो उसके होंगे जो कि इनफर्टिलिटी पेशेंट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर मैं ये सवाल करूं आप लोगों से कि भाई इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स बताएं, तो आप मुझसे ये पूछेंगे सर जी पहले आप मुझे ये बताइए कि आप फिट की बात कर रहे हैं या अनफिट की बात कर रहे हैं। अगर कोई कपल फिट है तो सिम्टम्स होंगे ही नहीं। 100 में से 95% जो है उसमें सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस के अंदर, और 5% के अंदर वो केसेस जिनको पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद मेडिकल साइंस ये सर्टिफिकेट दे देती है कि बोथ आर एक्चुअली और 100% हेल्दी बट कांट कंसीव। अब उसके लिए इलाज क्या है कि बस सिर्फ अल्लाह से रुजू किया जाए, बस यही इलाज है। और उसके मुख्तलिफ मराइल क्या हैं, वो भी यही है कि अल्लाह और उसके मुख्तलिफ मराइल क्या हैं, वो फिर इलाज शुरू होगा। मेडिसिनल ट्रीटमेंट बंद हो गया, टोटके बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत आप इम्पोर्टेंट मैंने आपको एक राज बताई है जिस पे कि हम एलोपैथ भी इसको कंसिडर नहीं करते। जितनी भी गायनी है पाकिस्तान की वो कहती है कि ठीक है जी आप नॉर्मल तो हैं, मल्टी विटामिन्स खाते रहिए, हर 15 दिन बाद मेरे पास आते रहिए और कंसल्टेशन फ़ीस मुझे देती रहिए। वो खातून भी मुसलसल लगातार मुतवातर शौहर को परेशान करते करते जाती ही रहती हैं, फ़ीस दे दें। तो वो कहते हैं शौहर के भाई जब तुम ठीक हो हम ठीक हैं तो फिर दवा किस बात की है। तो वो खातून खाना की समझ में वो बात नहीं आती है, ना जाएं। देखिए मल्टी विटामिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी एक वक्त आके उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं फर्टिलिटी की तरफ आता हूँ कि इनफर्टिलिटी के हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं। देखिए लिखना चाहे तो लिख लें, शायद फिर ये मौका आपके हाथ में ना आए दोबारा, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबों को जो है ना वो चंद लाइनों में, समंदर को मैं बिल्कुल जो है ना वो चंद कतरों में बंद कर रहा हूँ, कूज़े में बंद नहीं कर रहा, चंद कतरों में बंद कर रहा हूँ। यानी चाहे वो गायनी की किताब है, ये पैथोलॉजी की किताबें हैं, या एंडोक्राइनोलॉजी की किताबें हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को चंद लाइनों में बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप उसको समझें और उसको लिखें। अच्छा, अब इनफर्टिलिटी की मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ कि हम कॉजेज़, जिसको हम एटियोलॉजी भी कहते हैं पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। देखिए कॉजेज़ को हमने बड़ा क्लासीफाइड कर दिया है, यानी सिस्टमैटिक क्लासीफाइड है। नंबर 1 क्या है कि इन्फेक्शियस कॉजेज़, नंबर 1 इन्फेक्शियस कॉजेज़, नंबर 2 नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, नंबर 3 हार्मोनल कॉजेज़, नंबर 4 साइकोलॉजिकल कॉजेज़, नंबर 4 एटीट्यूड, बिहेवियर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फैमिलियर,
ये सारी की सारी वो कॉजेज़ हैं जिनके बायस इनफर्टिलिटी जो है वो फीमेल्स के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। अब इनको मैं एक एक लाइन में आपको बताता जाऊंगा कि जैसे अभी मैंने इन्फेक्शियस बात की। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज़ उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आ गया है या नॉन प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आया है, ये हो गया आपका इन्फेक्शियस। नंबर 2 क्या है कि नॉन इन्फेक्शियस, यानी जो किसी भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स या वायरस से कैरी नहीं हुआ है, फैला नहीं है, जिसको हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। तीसरी कॉजेज़ क्या है मैंने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी ये वो डिसऑर्डर्स है जो कि बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन या ग्लैंड्स की डिसफंक्शनिंग की वजह से हुआ है। इसकी भी एग्जांपल आपको दूंगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी मेंटल डिजीज, साइकोलॉजिकल या मेंटल डिजीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि फैमिलियर, यानी ख़ानदानी जो है वो फीमेल के फैमिली के अंदर उससे पहले किसी न किसी को, खातून को, उसके ब्लड रिलेशंस के अंदर इनफर्टिलिटी के मसाइल मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको कॉजेज़ के डिज़ीज़ बताता जाऊंगा कि जी कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले मैं हार्मोन्स की बात कर लेता हूँ, जो बहुत ही कॉमन है हमारे कराची के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जितने भी हार्मोन्स हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको फीमेल हार्मोन्स की बात करता हूँ, यानी जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजेन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम LH कहते हैं, FSH है जिसको हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, प्रोलैक्टिन है। देखिए, हम इनकी तरफ तो बहुत कंसिडर करते हैं। एक हार्मोन है जो एलोपैथ भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, कि वो टेस्टोस्टेरोन की जो है वो एवेलुएशंस को टेस्ट नहीं करवाता है। वो तमाम जितनी भी फीमेल्स हार्मोन्स होती हैं उसकी बॉडी के अंदर, वो उनको टेस्ट करवाता है। और ये एलोपैथ की बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होती है कि वो टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर नहीं कराता है। तमाम हार्मोन्स बाज़ दफ़ा फीमेल्स के नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर होते हैं, लेकिन उसका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके तमाम हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपनी क्लिनिक के अंदर जो भी जेंट्स डॉक्टर हैं या फीमेल डॉक्टर्स हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो लेवल ज़रूर चेक करवाएं फीमेल के अंदर। अगर आप किसी आम शख्स से कहेंगे जिसको इतनी ज़्यादा मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, तो वो बड़ा हैरान होगा कि यार फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि बेसिकली जो है ये मेल हार्मोन है, कि 99% जो है ये मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो है, लेकिन ये फीमेल के अंदर भी होता है और ये हम टेस्ट नहीं कराते, और होम्योपैथ तो बिल्कुल ही नहीं कराता, तो वो पूरा पैकेज करवाएं उसको, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो हम थायराइड का पूरा हम पैकेज करवाएं। उसमें क्या होता है कि T3 है, T4 है और TSH है। हम या तो T3 करवा देते हैं या T4 करवा देते हैं, TSH छोड़ देते हैं, या इन तीनों में से 2 करवाते हैं, 1 छोड़ देते हैं। तो TSH जिसको हम कहते हैं कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, ये बहुत बड़ा एक कॉजेटिव एजेंट होता है फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या कंसीव ना होने की बहुत बड़ी एक रीज़न समझ में आती है। अच्छा, अब अगर कोई मिसाल के तौर पे हार्मोन्स की अगर प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स को ठीक किया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन से, वो भी बताऊंगा जब मैं ये अपना पूरा लेक्चर दे दूंगा, तो फिर आपको मैं इसमें सवाल करने की टाइम दूंगा कि आप लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें ताकि तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। अच्छा, अब दूसरी हम कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ये बहुत बड़ी कॉज समझी जाती है कि अगर इनिशियल स्टेज से ही अगर किसी लड़की को मोटापा है
तो ये बहुत बड़ी कॉज बन सकती है उसके आगे जाके इनफर्टिलिटी के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस है या जितनी भी टाइप की डायबिटीज़ है, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडिंग हो, नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग हो, उसको पैदाइशी हो या फेमिलियर हो, ये बहुत बड़ी कॉज हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो डिज़ीज़ अभी डॉक्टर शफीक साहब ने और आसिया ने बताई हैं, देखिए यूट्रस की जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर यूट्रस की 2 कॉज, जो ऑथर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो सिर्फ 2 कॉज लिखते हैं। यूट्रस की बात कर रहा हूँ। एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस का अपने एनाटॉमिकल जगह से हट जाना, जिसके साथ क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और वो फिर फीटस का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी वजह है। और तीसरी बात ये है कि जो यूट्रस का जो माउथ है, जिसको हम सर्वेक्स कहते हैं, उसका रेट्रोवर्टेड हो जाना, यानी उसका माउथ जो है वो पीछे की तरफ चला जाना। ये 2 ऐसी वो रीज़न है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या कंसीव जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि जैसा अभी आसिया ने बताया कि हम इसका अल्ट्रासाउंड कराएं, और अभी मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एलोपैथ के अंदर जो है इनके पास सिर्फ ओनली सर्जिकल प्रोसीजर है कि अगर यूट्रस का माउथ, अगर सर्विक्स जो है वो रेट्रोवर्टेड यानी बैक साइड पे चला गया उसका माउथ, तो सिर्फ वो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करने से वो वक्ती तौर पे माउथ को अपनी जगह पे लेकर आ जाते हैं। दोबारा फिर वो किसी भी एक्सर्शन या किसी भी चोट की वजह से, जर्क्स की वजह से दोबारा फिर वो डिस्प्लेसमेंट या वो फिर रेट्रोवर्टेड हो जाता है। ओवरीज़ की जो आजकल डिज़ीज़ है बड़ी कॉमन होती जा रही है, ख़ास तौर पे PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए इसका कंसीव से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए आप। मैं बिल्कुल ये दावा करने को तैयार हूँ कि ये सेकेंडरी कॉज है इनफर्टिलिटी की, ये प्राइमरी कॉज नहीं है। यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसको PCOS या PCOD कहते हैं, ये सेकेंडरी कॉज है। डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि जी अगर आपके PCOS है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर एक ओवरीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे कि ये ओवेरियन सिस्ट हो गई, तो जो सेकंड ओवरीज़ है वहाँ से तो ओवम निकल कर आ रहे हैं ना, मैं एनाटॉमिकल आपको साबित कर रहा हूँ ये। तो जो सेकंड ओवरीज़ है तो वहाँ से तो सारे फॉलिकल्स आ रहे हैं, और फॉलिकल्स आके वो तो स्टे कर रहे हैं यूट्रस के अंदर, ओवम्स आ रहे हैं, मैच्योर्ड एग्स आ रहे हैं आपके। राइट अगर बंद है तो लेफ़्ट है। हाँ, अगर दोनों के अंदर PCOS अगर है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी टिपिकलिटी यानी शुरू हो जाती है। इसकी भी दवा मैं, आप मुझसे पूछेंगे, मैं सब फ़र्दन इसकी दवा बताऊँगा। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है यूट्रस की, कि जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं या शायद वो हमारी समझ में नहीं आती है, कि यूट्राइन फाइब्राइड जो है ये आम तौर पे होम्योपैथ के बस से बाहर हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर है कि सिम्टम्स इतनी ज़्यादा होती है कि सीवियर, एक तो हैवी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट जो होता है वो होम्योपैथ के पास नहीं आता है। इसके जहन में यही होता है कि भाई बहुत स्लो एक प्रोसेस है, स्लो मेडिसिन वर्क है, तो ये ब्लीडिंग इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा ना हो कि डेथ हो जाए या दूसरी और कॉम्प्लिकेशंस होना ना शुरू हो जाए। तो एंडोमेट्रियोसिस इसकी मेडिकल टर्म है, कि हम जिसको कहते हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड। इसकी दवा भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ी कॉज है कि देखिए ये जो यूट्राइन फाइब्राइड है ये एकदम एक दिन में इसका साइज़ बढ़ना शुरू नहीं होता। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर ये इनिशियल स्टेज के अंदर मौजूद है तो अनमैरिड जो लड़की की माँ होती है वो उसको इग्नोर करती है और वो यही कहती है कि मुझे भी ऐसे ही होता था, मैं ठीक हो गई। तो भाई आप तो 40 साल पहले थी ना, अब हर चीज़ चेंज हो गई है। तो आप अलर्ट हों। अगर किसी भी वर्जिन लड़की यानी अनमैरिड के या मैरिड के अगर ये स्टार्टिंग के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड अगर है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हों, मेडिकेशन उसकी करवाएं फ़ौरी तौर पे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इसका साइज़ बढ़ता है और बहुत मुश्किल और टिपिकलिटी पैदा कर देता है, क्योंकि यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत सीवियर होना शुरू हो जाती है, तो जिससे पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एनीमिया होना शुरू हो जाता है, हेमोग्लोबिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है।
अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस, मैंने अभी कहा है कि अगर डायबिटीज़ किसी को फैमिली के अंदर मौजूद है तो वो लड़की या वो औरत बहुत आइडियल है कि इनफर्टिलिटी उसको फैमिली से मिल गई है। और अगर उसकी फैमिली के अंदर, उसके फर्स्ट ब्लड रिलेशंस के अंदर अगर इनफर्टिलिटी मौजूद है तो भी वो फिर लड़की या वो औरत वो बहुत आइडियल है, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर से, आबा अजदाद से वो जेनेटिकली या फैमिलियर जो है वो रिसीव करती हुई आ रही है, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपकी नॉलेज का, ये बहुत एडवांस बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी लड़की का या किसी औरत का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस जुमले को, बहुत तवज्जो से सुने, कि अगर किसी लड़की का या किसी औरत का ब्लड ग्रुप अगर कोई भी नेगेटिव है तो उस लड़की को या उसके जो भी उसके गार्जियन हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए और वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि देखिए जी, ये मेरी बच्ची है, इसकी हम शादी करने के लिए जा रहे हैं और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो इसका रीसस नेगेटिव है, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पे भी मैं बात करूँगा आपको, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है नेगेटिव ग्रुप के होते हुए, तो सेकंड प्रेगनेंसी के चांसेस 99% नहीं होंगे, और अगर हो भी गई तो वो एबॉर्शन या उसको मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल, इस बात को मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, किताब इस बात को इंडोर्स करती है, रिकग्नाइज करती है, और ये बात मैंने आपकी नॉलेज में डाल दी है कि आपके फैमिली के अंदर कोई भी अगर लेडीज़, अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके माँ बाप या जो भी उसके गार्डियन है वो बहुत अलर्ट हों। और ये इसको बहुत, इस बात को आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या होम्योपैथिक अगर कोई लेडी डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है तो आप उनको बताएं कि जी इस बच्ची का ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और हम इसकी शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो 6 महीने 8 महीने पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें कि भाई इसका नेगेटिव ग्रुप है। तो एलोपैथ तो इसको बहुत आराम से इसको हैंडल कर लें, क्योंकि उनके पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ होते हैं। हमारे यहाँ क्या मेडिसन है, इस पे बात अगर आप पूछेंगे तो बताऊँगा मैं, ठीक है। ये सारी कॉजेज़ जो है वो मैंने आपको बताएंगे। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल कॉजेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सोने का निवाला खिला रहा है या खिला रही है घर के अंदर और टेंशन है, तो प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती है, ये बात तयशुदा है, चाहे वो कितनी ही फिट क्यों ना दोनों कपल। तो प्रेगनेंसी और कंसीव करने के लिए मेंटल रिलैक्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी माइंड का, यानी ब्रेन का। जब माइंड और ब्रेन जो है, जब ये टोटली रिलैक्स होगा तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी। तो माइंड और ब्रेन का शफाफ, पाक, साफ, ताज़ा, सेहतमंद, ये शर्त है प्रेगनेंसी के लिए। और प्रेगनेंसी के लिए जो एक सेक्सुअल सिस्टम रसूल अल्लाह ने बना दिया है, आयशा ने उसकी तस्दीक कर दी है, वो अमल दरामद करना उस पर वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ है, ताकि शयातीन से बचा जाए। तो ये सबसे बड़ा इलाज है सबसे पहले तो इसको हमने ज़्यादा प्रमोट करना है। हम किसी की बातों में आके, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल अमल ना करें, इसकी तस्दीक करें। सुन्नतों में निकाह एक किताब है, उसको ज़रूर पढ़ें। हम अपनी बेटियों को जहेज़ में तो बहुत सारी किताबें दे देते हैं, सुन्नतों में निकाह क्यों नहीं देते, जिसमें तमाम तरीक़े, शौहर के बीवी पे क्या हुकूक़ हैं, बीवी के शौहर पे क्या हुकूक़ हैं, और कंसीव कैसे होता है, रसूल अल्लाह ने और हज़रत आयशा ने सारी चीज़ें उस पर बताई हुई हैं। तो अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी बहन बेटियों को सुन्नतों में निकाह एक किताब है, तमाम मसलक के लोग उस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। ये बड़ा मसला मैंने इसलिए बता दिया कि तमाम मसालिक के लोग मुसलमान के उस किताब पे मुत्तफ़िक़ हैं, वो ज़रूर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब मेल की तरफ आ रहा हूँ। मेल पे बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बात इन्होंने चर्चा कर दी, आसिया ने, डॉक्टर शफ़ीक साहब ने भी बहुत तफसील से बना दिया। एक रीज़न जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी बातें एक तरफ, सारी कॉज एक तरफ, रीज़न्स एक तरफ, एक कॉज बता रहा हूँ मैं आपको, एक रीज़न बता रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया की किताब जो है वो रिकग्नाइज करती है कि अगर किसी लड़के को नॉन एडल्ट एज या एडल्ट शादी से पहले, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी लड़के को
एडल्ट एज से पहले, यानी 14 साल की उम्र से पहले या 14 साल की उम्र के बाद से लेके शादी से पहले अगर उसको मम्प्स, कनपड़े, गलसुए भी हम उसको कहते हैं, हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरोटाइटिस भी बोलते हैं, हम उसको मम्प्स भी बोलते हैं, हम उनको उर्दू में कनपड़े भी बोलते हैं, गलसुए भी बोलते हैं। अगर उस लड़के को ये गलसुए निकले हैं तो आप ये यकीन कर लीजिए कि उसका जो स्पर्म है वो ज़ीरो क्वांटिटी होगा। यानी अगर आप उसका सीमेन एनालिसिस करवाएंगे, उसका सीमेन डीआर करवाएंगे, तो उसका जो सीमेन है एक्टिव है वो ज़ीरो आएगा, स्लगिश ज़ीरो आएगा, नॉन मोटाइल ज़ीरो आएगा, 0 0 0 और 0, जिसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी एजोस्पर्मिया है। एलोपैथिक में कोई भी इसका इलाज मौजूद नहीं है आज तक, अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कॉज है, अगर हम इनफर्टिलिटी के अंदर जब तक हम कॉजेस को कवर नहीं करेंगे, डायग्नोज नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, मेडिकेशन जो है वो किसी सूरत जो है वो कंफर्म नहीं हो सकती है। और वो मरीज़ आपके पास 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने वो आता रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चला जाएगा। तो डायग्नोसिस जो है वो प्रायोरिटी है कि क्या, क्यों और कैसे, तो फिर बात बनेगी। हवा में तीर चला दें कि जी सब फिट है, सब कुछ ठीक है, नहीं। फेयर ट्रायल होना चाहिए। डॉक्टर फेयर ट्रायल करे, ऑनेस्ट ट्रायल करे, काउंसलिंग फेयर हो, काउंसलिंग ऑनेस्ट हो, बाद में लालच कर ले, लेकिन उसको काउंसलिंग करे। दोनों मियाँ बीवी को बुलाए, उनकी रिपोर्ट सामने रखे, उनसे एक एक चीज़ के बारे में फेयर ट्रायल करे। अगर कोई होम्योपैथ ये समझता है या ये समझती है कि जी ये केस मुझसे ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ईमानदारी से अपने किसी भी सीनियर या उस्ताद को उस केस को आप रेफ़र करें, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ मजाक ना करें, क्योंकि वो ख़ुद कपल जो है वो ख़ुद बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में वो आपके पास आ रहा है। और आप अगर उसके साथ बेईमानी करेंगे तो फिर अल्लाह जाने और फिर आप जाने। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्लियर, उसको क्लियर बताएं कि जी ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम इलाज कर रहे हैं। जो भी आप उसको प्रोबेशन पीरियड देते हैं 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का, अगर उसके पास उसका रिज़ल्ट नहीं आता, आप उसको ऑनेस्टली अपने किसी सीनियर के पास उसको रेफ़र करें। और अगर आप ये समझते हैं कि इनिशियल स्टेज में ही वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको उसी वक्त जो है वो रेफ़र करें।